हे एवरीवन, वेलकम टू पैनोरमा लर्निंग। फाइनली हमने दोबारा से वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है। काफ़ी दिन हो गए थे। तो आज जो हम पढ़ेंगे क्लास 12th के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं MCQ चैप्टर वाइज। आज हम फर्स्ट चैप्टर के करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द चार्जेस। ये NCERT बेस्ड होंगे क्वेश्चंस। यही क्वेश्चंस या फिर इसी तरीके के क्वेश्चंस आप अपने एग्ज़ाम्स में, बोर्ड के एग्ज़ाम्स में देखने वाले हो। ठीक है, तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब वीडियोस जो हैं रेगुलर आएंगी। स्टार्ट करते हैं वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर आपको क्वेश्चंस या वीडियो पसंद आती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ε0 इज़। आपको बताना है चारों ऑप्शंस में से कि परमिटिविटी की यूनिट क्या है। फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ऑप्शंस A, B, C और D आपको दिख रहे होंगे। ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, मुश्किल से 6 से 7 सेकंड में आपको आंसर गैस करना है। अपना टोटल स्कोर लिखना है कितना आएगा। ठीक है, कमेंट्स में भी बताना है कि आपका कितना स्कोर आया। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर A, कोलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बस इसमें पर की बजाय जैसे अब अपन लिखते हैं ना, इसमें C स्क्वायर n-1 क्योंकि पावर ऊपर गई, फिर m भी -2 है। ठीक है, यानी मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं और इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। इसकी जो SI यूनिट होती है परमिटिविटी की यानी ε0 की, वो फैराड पर मीटर या फिर फैराड बोल सकते हैं, F पर मीटर। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर केप्ट एट, इनके वो दे रखे हैं हमें, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 0,0 a/2 एंड 0,0 -a/2। ठीक है, द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन अनदर पॉजिटिव चार्ज इज़ मूव्ड फ्रॉम -a,0,0 टू a,0,0। किस तरीके से इसे थोड़ा ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। कैसे, सपोज़ ये ग्राफ है, ये मैंने इसमें z एक्सिस ले ली। ठीक है, यहाँ पे x एक्सिस है। तो जो हमें स्टार्टिंग में जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे ये वाले, वो हैं इधर से इधर, यानी ये a/2 है तो यहाँ ये -a/2 होगा। ठीक है, तो हमारे चार्जेस हम सपोज़ करेंगे कि यहाँ -a रखा है और यहाँ प्लस का a रखा है, और जो चार्ज q है जो मूव कराना है वो ऐसे मूव कराएगा। ठीक है, मूव कराने पे क्या होगी कि यहाँ से -a से लेके +a तक की जो दूरी है वो दोनों सेम है, इसीलिए इस केस में VA = VB हो जाएगा, जो कि बराबर 0 के होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो हमें पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, V = W/Q होता है ना। तो W = V × Q, तो V की वैल्यू 0 तो W भी 0, इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, यानी कि जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। ठीक है, व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। तो हमें बताना है, सपोज आपने कॉलम्स लॉ पढ़ी होगी, F = क्या होता है, F = 1/4 पाई ε0 Q1 Q2/r² होता है। ठीक है, ये तो नॉर्मल फार्मूला है एयर में। जब भी हम मीडियम एयर लेते हैं तो इसमें ये फार्मूला निकल के आता है। इन्होंने बोला कि मीडियम बदल दिया गया। ठीक है, अब मीडियम क्या हो गया, सपोज़ वो जो मीडियम चेंज हुआ तो उसमें फोर्स क्या होगी, उसे F' से डिनोट कर लो, तो 1/4 पाई ε0 और K भी आ जाएगा, Q1 Q2/r² तो सेम रहेगा ही। ठीक है, r² तो सेम रहेगा। तो हमारे पास सिर्फ ये जो K आया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो पहले वाली फोर्स थी एयर वाली, और जो फोर्स आई है मीडियम वाली, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसमें हमने K ऐड किया,
उसे एक दूसरे से डिवाइड करना है। डिवाइड करने से क्या होगा, देखिए क्या आएगा, उससे डिवाइड करने से हम एक दूसरे को डिवाइड करेंगे तो एफ डैश अपॉन एफ इक्वल टू आएगा 1/k, या फिर हम निकाल सकते हैं एफ डैश इक्वल टू एफ अपॉन के। ठीक है, तो इससे हमें क्या जानकारी मिलेगी कि जो फोर्स है वो डिक्रीज़ हो जाएगी बाय द के टाइम्स। देख रहे हो कि ये जो के टाइम्स डिक्रीज़ हो जाएगी, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डिक्रीजेस द के टाइम्स, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रिमेन्स अनचेंज भी नहीं होगा, इंक्रीज भी नहीं होगा, और के स्क्वायर तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मेटेलिक स्फेरिकल शेल्स ऑफ रेडियाई r, 2r एंड 3r आर गिवन। अब कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, इस तरीके से मान लो एक सर्कल मैंने यहाँ ड्रॉ किया, फिर एक और सर्कल ड्रॉ किया, और ऐसे ही एक और सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, अब इनकी हमें रेडियस दे रखी है। जैसे हम अंदर से स्टार्ट करेंगे, जो छोटा वाला सर्कल है उसकी रेडियस r है, जो उससे बड़ा वाला सर्कल है उसकी रेडियस 2r है, और ऐसे उस तीसरे वाले सर्कल की बाहर वाले की वो 3r है। इन पे चार्जेस रखे हैं Q1, Q2 और Q3। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, पूरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इट इज़ फाउंड दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द शेल आर इक्वल, यानी जो सरफेस चार्ज डेंसिटीज़ हैं सिग्मा से डिनोट करते हैं, σ1 इक्वल टू σ2 इक्वल टू σ3, ये तीनों इक्वल दे रखी है। तो हमें रेशो बताना है Q1, Q2 और Q3 का। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आसानी से समझ में आ जाएगा। आप ये चीज़ नोट कर लीजिएगा जो मैंने यहाँ लिखी है, ताकि इस बाद में समझ में आ सके, क्योंकि अब मैं इसे इरेज कर दूँगा। ठीक है, कैसे, देखिए अब ये चीज़ समझ में आ गई ना पूरा क्वेश्चन। अब हमें रेशो निकालना है Q1, Q2 और Q3 का। अब हमें पता है कि σ1 का जो फॉर्मूला होता है, या फिर सिग्मा का फॉर्मूला होता है Q/4πr²। ठीक है, तो r तो सेम है सब में, तो σ1 ले लूँगा तो यहाँ पे Q1 आएगा। ऐसे ही जब हम σ2 लेंगे तो वो Q1 प्लस Q2 अपॉन 4π, और जो दूसरा वाला जो सर्कल था सेकंड नंबर का, मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ ये चीज़, जो अंदर से बाहर वाला सर्कल, ये जो सर्कल है, ये सर्कल है, इसमें क्या रेडियस दे रखा है, 2r दे रखा था ना, तो ये 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से जो σ3 है, यानी कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन 4π 3r का होल स्क्वायर। ये चीज़ क्लियर है। मैंने जो तीनों इक्वेशन लिखी, एक तो ये वाली इक्वेशन है, एक ऐसे ही ये वाली इक्वेशन है, ठीक है, और इसी तरीके से ये वाली। अब हमें पता है कि σ1, σ2, σ3 तीनों इक्वल है, एक दूसरे को इन्हें कंपेयर कर लो। अब कंपेयर करने से क्या आएगा, अगर आपको थोड़ी सी मैथमेटिक्स आती है, हालांकि आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो ऑफकोर्स मैथमेटिक्स आती होगी, तो आपको कंपैरिजन यानी रेशो में किस तरीके से कंपैरिजन करते हैं वो आपको आता है। तो Q1 रेशो Q2 रेशो Q3 क्या आएगा, ये 1, 3 और 5 आ जाएगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन ना भी फिर भी आपको ना समझ में आया तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए, मैं फिर से बता सकता हूँ, लेकिन जितना मुझे बताना था वो चीज़ आप समझ चुके हो, जो कंसेप्ट है वो चीज़ आप समझ चुके हो। थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगानी है, लगाने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर नंबर डी होगा, यानी रेशो 1, 3 और 5 का। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द कॉलम फील्ड ऑफ चार्ज Q0, a charge -q is moving around it in a elliptical orbit। तो आपको एक ये करेक्ट ऑप्शन चुनना है, किस तरीके से कोई इलिप्टिकल ऑर्बिट है। ठीक है, अब जो -q चार्ज है वो इसमें कंटिन्यूसली मूव करे जा रहा है। ठीक है, कंटिन्यूसली इसमें मूव कर रहा है एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में। तो आपको क्या बताना है कि लीनियर स्पीड ऑफ द चार्ज -q इज़ कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, या लीनियर मोमेंटम ऑफ द चार्ज -q कांस्टेंट होगा, या एंगुलर मोमेंटम ऑफ द चार्ज -q कांस्टेंट होगा। तो आपको ऑप्शंस बताने हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द चार्ज -q इज़ कांस्टेंट।
ठीक है। अब ये क्यू होगा, इसे थोड़ा ध्यान से समझिए। जो जिस तरीके से अर्थ जो है मूव करती है सन के अलोंग, ठीक है, तो वो हमेशा जो है सेंटर की तरफ उसका जो है फोर्स रहता है, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। कुछ सेम तरीके से ये माइनस क्यू चार्ज भी सेम, इसमें एंगुलर मोमेंटम इसमें कांस्टेंट होगा और कंटिन्यूसली ये इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता रहेगा, क्योंकि इसमें जो है एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है सेंटर की तरफ, जो इसे मजबूर कर रही है कि वो कंटिन्यूसली सेंटर की तरफ झुका रहे और मूव करता रहे, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ऑप्शन भी है इसके, पहले क्वेश्चन समझ लो। कंसिडर अ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस q/3, q/3 एंड -2 q/3 प्लेस एट द पॉइंट्स क्यू नहीं ए बी और सी। किस तरीके से इसे ऐसे समझिए। यहाँ पे यहाँ जो छोटी सी फिगर दे रखी है, एक सर्कल के अंदर जो ट्राइंगल है, यहाँ ए बी सी हैं। ए बी और सी पे इस पर हमने क्या रखा हुआ है, ए पे तो q/3 है, बी पे q/3 और सी पे -q/3 चार्ज है। ओ आपको दिख रहा होगा इसका सेंटर, और इसमें एंगल दे रखा है जो सी ए बी है वो 60 डिग्री है। ऑप्शंस क्या हैं, अब हमें बताना है कि ऑप्शंस के थ्रू ये ऑप्शन कौन से सही हो सकते हैं, है ना। इसमें आपको निकालने के लिए स्पेसिफिक नहीं पता कि क्या निकालना है। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि एक सिस्टम दे रखा है चार्जेस का, वो जो ट्राइंगल है, जो छोटा वाला ट्राइंगल है सर्कल के अंदर, उसे मैं ऐसा बना देता हूँ जिसमें सी पॉइंट दे रखा है, बी पॉइंट दे रखा है और ए पॉइंट है। ये ए बी रेडियस है, और सॉरी डायमीटर है, ध्यान से देखिए, ए बी डायमीटर है। यहाँ 60 डिग्री दे रखा है और इन पे ए पे बी पे और सी पे चार्जेस रखे हुए हैं। अब हमें बताना है कि इनमें से ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा। देखिए किस तरीके से। अब इसमें दिया है पोटेंशियल एट पॉइंट ओ इज़, ये दे रखा है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट ओ, ये ओ पे पोटेंशियल ये नहीं होगा, इस पर 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसलिए बी ऑप्शन नहीं हो सकता। पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम की 0 नहीं हो सकती, तो सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब बचा ए और डी में से। अब तुम्हें बताना है, एक बार निकाल के देख लो। हमें क्या निकालना है, फोर्स निकाल के देखते हैं बिटवीन सी एंड बी, यानी दो जो चार्जेस हैं ना पीछे, उनके बीच में हम फोर्स निकालते हैं। किस तरीके से निकालेंगे, आपको फोर्स का फॉर्मूला पता होगा कोलम्स लॉ के हिसाब से, F = Q1 Q2 = 1/4πε0, ठीक है। Q1 Q2 अपॉन r², यही तो होता है। अब हमारे पास Q1 है, Q2 भी है ना। Q1 की वैल्यू क्या है, q/3, जो Q1 की वैल्यू है वो तो q/3 है, ठीक है भाई। Q है q/3, क्योंकि हम फोर्स निकाल रहे हैं B एंड C के बीच में, B एंड C के बीच में, जो दो पॉइंट्स दे रखे हैं इनके बीच में। ये वाली जो लाइन है ना C और B, यहाँ जो दिख रही है आपको ये वाली लाइन, C और B के बीच में हम फोर्स निकाल रहे हैं, ठीक है। तो Q1 आपके पास है q/3 और Q2 आपके पास है 2q/3, ठीक है। अब आपका मेन काम क्या है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। 1/4πε0 की वैल्यू क्या है, 9 × 10⁹ रखेंगे। Q1 Q2 है हमारे पास, R की वैल्यू नहीं है। R की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए किस तरीके से। ये जो छोटा सा ट्राइंगल दे रखा है, यहाँ कुछ ऐसे है ये। अब हम क्या करते हैं, इसमें से ये 90 डिग्री मानते हैं, लेट अस सपोज। तो ये वाली साइड इसकी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, यानी कि ये 2r है ना। हमें ये वाली दूरी तो चाहिए जो C और B वाली है भाई। r डिस्टेंस तो वही होता है कोलम्स लॉ के हिसाब से, अगर दो चार्जेस के बीच में दूरी यही तो चाहिए BC। तो कैसे निकालेंगे, यानी कि sin 60 = परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि BC/2r। तो इसका मतलब जो दूरी है B और C बीच के चार्जेस की, वो 2r sin 60 आ गई, ठीक है। 2r sin 60, ये चीज़ समझ गए। अब बस जब BC की वैल्यू आ गई आपके पास, तो कैसे निकालेंगे, BC की वैल्यू आ गई तो फोर्स देखो किस तरीके से, F = 1/4πε0 होता है, तो उसकी वैल्यू मैं ये रख देता हूँ 9 × 10⁹, ठीक है। अब इसके बाद कैसे निकालेंगे, Q1 की वैल्यू q/3, Q2 की वैल्यू 2q/3, ठीक है। ये चीज़ समझ गए। नहीं, जो C पार्ट है वो जो पॉइंट C है वो 2q/3 और जो पॉइंट P है वो q/3 अपॉन, फिर अब रेडियस क्या आया था हमारे पास, 2r sin 60, यही तो आया था भाई sin 60। अब इसे सॉल्व कर लो आप,
सॉल्व करने पे जो फोर्स आएगी ना वो ऑप्शन नंबर ए आएगा। इट मीन्स यही करेक्ट होगा, यानी जो सी और बी के बीच में जो फोर्सेस आएगी वो क्यू स्क्वायर अपॉन 54 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ए वाला। तो आप समझ गए होंगे, नहीं समझ में आया तो दोबारा देखना एक बार, इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ चार्ज्ड ऑयल ड्रॉप इज सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म फील्ड 3 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर सो दैट इट नाइदर फॉल्स नॉर राइसेस। ठीक है, द चार्ज ऑन द ड्रॉप विल बी, तो हमें बताना है कि उस ड्रॉप पे चार्ज क्या होगा। मास दे रखा है चार्ज का, जी की वैल्यू भी दे रखी है। एक बार फिर से क्वेश्चन समझ लो। अ चार्ज्ड ऑयल ड्रॉप इज सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से, इसके अंदर एक ऑयल ड्रॉप को इस तरीके से प्लेस किया गया। ठीक है, तो ना तो वो नीचे गिरी ना वो ऊपर उठी, ये चीज़ समझ में आया। तो हमें बताना है कि उस ऑयल ड्रॉप पे चार्ज कितना होगा। कैसे निकालेंगे चार्ज, जब ऐसा केस आता है ना तो कोई चीज़ ऊपर गई है ना कोई चीज़ नीचे गई, तो इस केस में क्या होता है, जो फोर्सेस होती हैं QE बराबर mg हो जाता है, यानी कि फोर्स जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रही थी F = QE होता है ना भाई, E = F/Q, तो F = QE, तो वो फोर्स बराबर हो जाएगी उस ड्रॉप के वेट के, तो इससे Q = mg/E आ जाएगा। ठीक है, अब mg/E आ गया, m की वैल्यू गिवन है, g की वैल्यू भी गिवन है, e की वैल्यू भी गिवन है, सब कुछ गिवन है। मैं आपको आंसर बता देता हूँ क्या होगा सही, फिर आप उसे टिक लगा लेना, वही सही आंसर होगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो 3.2 × 10⁻18। तो समझ गए होंगे आप ये क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। अ पॉइंट चार्ज -8 नैनो कूलम्ब इज लोकेटेड एट द ओरिजिन। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट अ फील्ड पॉइंट, तो ये दे रखे हैं हमारे पास मैग्नीट्यूड। एक पॉइंट चार्ज है -8 कूलम्ब का, इज़ लोकेटेड एट द ओरिजिन, ओरिजिन पे है वो। ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट अ फील्ड पॉइंट, ये फील्ड के पॉइंट्स दे रखे हैं, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो ई की वैल्यू क्या होती है, कोलम्स लॉ के हिसाब से जब हमने कैलकुलेट करी थी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो Q/4πε0 होती है, यही तो होती है भाई। 1/4πε0 की वैल्यू क्या है, 9 × 10⁹। Q की वैल्यू भी दे रखी है, क्योंकि यहाँ नैनो कूलम्ब दे रखा है ये, तो इस चीज़ को हम -8 को जब कन्वर्ट करेंगे कूलम्ब में, तो 8 × 10⁹ लिख लेना कूलम्ब, तो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हमें R की वैल्यू निकालनी है। भाई ये जो फॉर्मूला भी मैंने लिखा था E का, जो Q/4πε0 R², इसमें से Q पता है, 1/4πε0 की वैल्यू पता है, लेकिन R नहीं पता। R की वैल्यू कैसे निकालेंगे, R = √0.949 का होल स्क्वायर प्लस 1.643 का होल स्क्वायर। सिंपल मैथमेटिक्स लगी, आपको स्क्वायर करके इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब वापस से जब R की वैल्यू आएगी 1.89, फिर उसी इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फॉर्मूले में पुट कर दो, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा क्या, 20 न्यूटन। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हो, मैं ऐसा समझता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है, इफ़ 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर ईच 1.5 × 10⁻10 मीटर फ्रॉम अ प्रोटॉन, यानी कहीं यहाँ प्रोटॉन है, उस प्रोटॉन से 2 इलेक्ट्रॉन इस दूरी पे हैं, यानी दूरी क्या दे रखी है, 1.5 × 10⁻10, ये दूरी दे रखी है। तो अब ये बताना है आपको कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आखिर इस पर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं प्रोटॉन के ऊपर, आपको बताना है ऑप्शन में से। ठीक है, एंगल भी दे रखा है 65 डिग्री। किस तरीके से निकालेंगे, इसमें अब ये चीज़ तो क्लियर है कि
जो F1 होगा पहले वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से जो फोर्स लग रही होगी प्रोटॉन के ऊपर, वो F2 के बराबर होगी जो दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन फोर्स लगा रहा है प्रोटॉन के ऊपर। तो फॉर्मूला पता ही आपको, कॉलम्स लॉ के हिसाब से क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। ठीक है, इससे आप फोर्स निकालिए, पहले F की वैल्यू निकालिए, यहाँ पे वैल्यूज पुट करके क्या निकालना है, फार्मूला लगा के कैलकुलेशन करके F की वैल्यू आएगी 10.24 इंटू 10 की पावर -9 न्यूटन, ये फोर्स आएगी। लेकिन ये फोर्स आंसर नहीं है, हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है। जो हमने रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकाला जाता है, कुछ इस तरीके से, जैसे दो चीज़ दे रखी है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक प्रोटॉन है, तो इसकी बीच वाली जो रिजल्टेंट फोर्स ये कहलाती है F। तो इसका फॉर्मूला क्या था, पैरेललोग्राम लॉ से जो आपने 11th में पढ़ी थी, F इक्वल टू √of F²1 प्लस F²2 प्लस 2F1 F2 cos थीटा, यही तो था। अब F1 और F2 तो दोनों इक्वल हैं, जो F आई थी अभी हमारी वैल्यू क्या आई थी 10.24 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन, आपको वापस इसमें ही पुट करना है, बस थीटा की वैल्यू हाफ कर देनी है। थीटा की वैल्यू जो 65 है, जो थीटा की वैल्यू 65 है, उसकी जगह आपको cos 32.5 लेना है, क्योंकि रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, बीच वाली वैल्यू इस तरीके से निकाल रहे हैं, तो एंगल भी हाफ होगा। ठीक है, और उसके बाद अब आपका आंसर क्या आएगा यही बता देता हूँ मैं। आंसर आएगा 1.97 इंटू 10⁻8 न्यूटन। ठीक है, अब ये सोचोगे कि cos 32.5 की वैल्यू किस तरीके से निकलेंगे, आप अप्रॉक्सीमेटली cos 30 की वैल्यू, ये चीज़ तो आपको पता ही होगा, मैथमेटिक्स इतनी करी है, 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, तो आप cos 30 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट रख सकते हैं। समझ में आ गया, इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, और ये अ पॉइंट चार्ज Q इज़ मूव्ड अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ अराउंड अनदर फिक्स्ड पॉइंट चार्ज। कोई बीच में फिक्स्ड पॉइंट चार्ज है, इसके अलॉन्ग एक और पॉइंट चार्ज मूव करता है। ठीक है, हमें वर्क डन बताना है क्या होता है, क्या होगा। बहुत आसान है, आंसर होगा इसका 0, वर्क डन होगा 0, क्योंकि ये जो सर्कुलर पाथ है एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस की तरह वर्क करेगा। और हम ये जानते हैं कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होते हैं जिस पे इक्वल पोटेंशियल होता है। इक्वी पोटेंशियल मतलब जिस सरफेस पे इक्वल पोटेंशियल होता है। अब जहाँ पोटेंशियली इक्वल हो गया वहाँ वर्क डन हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई। तो यहाँ पे ये क्लास, ये जो 10 क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ये पार्ट फर्स्ट था बेसिकली पहले चैप्टर का, जो MCQ आपके एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना, और शेयर हो सके तो कर देना, क्योंकि इससे क्या होगा, जो और बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं, अभी कुछ पता नहीं है कि एग्ज़ाम्स पोस्टपोन्ड भी हो सकते हैं, चांसेस हैं कि पोस्टपोन्ड हो जाएं। ठीक है, लेकिन कुछ पता नहीं, आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यूस रखिए और अच्छे से करिए। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और शेयर कर दो वीडियो को। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे फिजिक्स के। सबसे पहले इसी को कंप्लीट करते हैं, इसके इंपॉर्टेंट MCQ तो है ही, साथ के साथ ये आपके कंसेप्ट को भी क्लियर करेंगे कि आखिर आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किस तरीके से करना है। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हैव अ नाइस डे।